बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी हज व्लॉग 2026 के हवाले से सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हज 2026 के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अनाउंस की है। अब मैं आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरे साथ हज 2025 में आया। और एक टाइम पे ऐसा लगा शायद मेरे लिए हज पे जाना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की तरफ से बुलावा था। और किस तरह मैं सरकारी तौर पे प्राइवेट कोटे से हट के सरकारी तौर पे हज के लिए चला गया, आज मैं आपके साथ उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। मेरी नीयत ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट हज को ऑप्ट करूँ क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, थोड़ा कन्वीनियंट होता है। हज नो डाउट एक मुशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन उसको हम थोड़ा बहुत आसान कर सकते हैं बाय फ्यू स्टेप्स। तो मैं प्राइवेट हज के लिए ही मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैं प्रीवियसली सुनता आ रहा हूँ कि हर साल हज के नाम पे लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होता है। तो मैंने एक ट्रैवल एजेंट हैं जो कि हज का काम करते हैं इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनको अप्रोच किया और उनसे बोला कि जी मैंने हज के लिए जाना है। तो उन्होंने बताया कि जी अभी सरकारी तो बंद होने वाला है, तो आपका हम प्राइवेटली तौर पे कर देंगे, आप बेफिक्र हो जाए। और वही बात हुई, सरकारी हज की एप्लीकेशंस की डेट क्लोज हो गई, लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करा दी और मैं फिर उनके साथ फॉलोअप पे आ गया। जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च के महीने तक मैं फ़ॉलो-अप में, मार्च में मैंने एक और जो है हज ऑपरेटर है, उनके साथ भी राब्ते में आ गया और उनसे भी बोला कि जी मुझे आप हज मैंने करना है। मैंने एक जगह बात की है, लेकिन वो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे कि जी कहाँ पे, किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, बायोमेट्रिक करनी है, कुछ करनी है। लेकिन मैंने एक काम ज़रूर किया था, मैंने उनसे कहा था कि जी मेरे चेक आप ले लें, लेकिन मैं आपको पेमेंट तब करूँगा जब मेरा वीज़ा प्रोसेस होगा। क्योंकि हर साल लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो उस चक्कर में पूरा मार्च का महीना भी उन्होंने वेस्ट कर दिया। और फिर जो जनवरी वाले साहिब थे उन्होंने कहा कि जी कि जिनसे मैं पहले राब्ते में था कि सर माज़रत फ़िलहाल हमसे ये नहीं बन पा रहा। तो जो दूसरे साहब थे वो बड़े पुरुमीद थे कि जी हमारा कोटा है और हमारी ये चीज़ें हैं। वहाँ से फिर मुझे पता लगा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के कोटे में कोई गड़बड़ है। जब मैंने इस चीज़ को मज़ीद प्रोब किया, जब मज़ीद इंटेरोगेट किया, तो मुझे पता लगा कि इस साल 14th ऑफ फ़ेब मतलब कि 2025 के हज के लिए कोई फ़ेब की डेट थी जिसके अंदर इन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद पेमेंट सऊदी गवर्नमेंट को देनी थी वाया पाकिस्तानी हज में जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया जिस बेस पे सऊदी गवर्नमेंट ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा जो-सा है वो रिजेक्ट कर दिया है, जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस फुलफ़िल नहीं की। और मैं जब उसकी मज़ीद खोज में निकला तो 5 अप्रैल को मुझ पे एक भारी किस्म का बम गिरा और वो ये पता लगा कि जो सेकंड टूर ऑपरेटर जिनके साथ मेरे जाने की बात चल रही थी, वो भी उसी क्राइटेरिया में फ़ॉल करते थे जिन लोगों के अ, हज के जो डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हो चुके थे, सो बाय द सऊदी गवर्नमेंट। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 6 अप्रैल को बताया कि जी सॉरी जी हम इस साल आपको हज की ये सर्विस नहीं दे सकते। दोनों अल्लाह का शुक्र है शरीफ लोग थे कि मेरे पैसे स्टक नहीं हुए और मैंने उनके साथ थोड़ी-सी डील भी इस तरह की बनाई थी कि जब मेरी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होंगे तो मैं आपको पैसे दूँगा। श्योरिटी की तौर पे मैंने उन्हें अपने चेक्स दे दिए थे। और बाकी बात ये थी कि ट्रस्ट वाला तो एलिमेंट था ही था, लेकिन फिर भी अपने हाथ मैंने नहीं कटवाने थे। जैसे ही 6th ऑफ अप्रैल को मुझे पता लगा कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर 1-2 न्यूज़ चैनल्स पे भी हल्की-सी बात आई, तो फ़ौरी तौर पे मेरे ज़हन में एक ही ऑप्शन आया कि जी अब सरकारी हज को देखा जाए। और सरकारी हज के लिए जब देखना शुरू किया तो अल्लाह की तरफ से एक लीड मिली, और लीड ये मिली कि वो लोग जो अभी तक अप्लाई नहीं कर सके, उनके लिए एक स्पेशल कोटा होता है जिसको बोलते हैं हार्डशिप कोटा। तो हार्डशिप कोटे की अवेलेबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के पास ना। तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे अप्रोच किया तो मुझे बताया गया कि जी आप एक अपनी एप्लीकेशन लिखें अपने पासपोर्ट नंबर सीएनएसी नंबर के साथ। आपने, और चूँकि आपके पेरेंट्स के साथ जाना है, तो आप उस एप्लीकेशन पे तीनों पासपोर्ट नंबर मेंशन कर दें। क्योंकि अभी हार्डशिप कोटा के अंदर उस वक़्त तकरीबन 1000 के करीब स्लॉट्स अवेलेबल थी। तो मैंने जाके वो अप्लाई किया और मैंने 9th ऑफ अप्रैल को अप्लाई किया और 14th ऑफ अप्रैल को मेरी अप्रूवल हुई। और मुझे मैसेज आ गया मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से कि डेज़िग्नेटेड बैंक्स में आप लोग जो है ना अमाउंट जमा कराएँ। और उस वक़्त शॉर्ट हज पैकेज की जो प्राइस थी वो 11 लाख कुछ रुपए थी, और उसके साथ-साथ फिर 55,000 रुपया हमने कुर्बानी का भी जमा कराया, तो 11,55,000 रुपया ईच पर्सन जो है हमने
जमा कराया। लेकिन जो हमने हज की अमाउंट अपने ज़हन में रखी हुई थी प्राइवेट तौर पे, वो उससे कहीं थोड़ी ज़्यादा थी, ताकि हमने उसमें कम्फ़र्ट ऐड की हुई थी कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा बसेस के बजाय टैक्सी या कार यूज़ हो सके, जहाँ पे कम से कम वेट टाइम, ट्रैवल और ये सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड रखा हुआ था। तो हमने फिर बजटिंग उसी लिहाज से कर ली कि जो सरकारी हज से जो हमने ज़हन में एक अमाउंट रखी हुई थी, वो फिर हम अपने साथ व्याज में ले गए, ताकि वहाँ पे हम उसे कन्वीनियंटली स्पेंड कर सकें, जो कन्वीनियंस पे हो। तो फिर मैं यूबीएल बैंक चला गया और यूबीएल बैंक में जाके मैंने अपने पेरेंट्स के और अपने हज एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए। तो उसमें एक टर्म थी कि एक मेडिकल ऑफिसर से ना आपने उस एप्लीकेशन को अटेस्ट करवाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट को। मेरे पेरेंट्स बैंक ब्रांच में ही मौजूद थे, तो करीबी ही मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, उनके पास गए, उनसे टेस्ट करवा के मैंने एप्लीकेशन सबमिट कराई। तो स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और मैंने फिर उस बैंक वालों के पास ऑप्शन होता है, वो उस ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि वो आपसे पूछते हैं फैमिली का सरबराह कौन है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली है आपको सेपरेट अकोमोडेशन मिले, यानी कि आप जैसे मैं, मेरे वालिद और वालिदा है, हमें अलहदा रूम मिले, मतलब कि उसमें प्राइवेसी हो, तो वो उसी टाइम आप ऑप्ट करेंगे। उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये कि आपको एक प्राइवेट सेपरेट रूम मिल जाएगा। तो हमने भी बैंक वालों को वही ऑप्शन ऑप्ट करने को कहा, और उसके बाद फिर हमारी जो एप्लीकेशन है वो चली गई। उन्होंने पेमेंट रिसीव करके हमें रिसीविंग दे दी, और जो हज एप्लीकेशन थी वो रिसीव करके उसकी भी रिसीविंग दे ली। फिर हमें बैंक से बताया गया जी कि आप पाक हज ऐप जो है ना वो डाउनलोड कर लें। हमने पाक हज ऐप डाउनलोड कर ली, और उसके बाद हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के तरफ से ना एक मैसेज आया हुआ था कि वो लिंक था सऊदी बायोमेट्रिक ऐप का ना, कि इस ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप को हमने डाउनलोड किया, तो घर बैठे ही हमने अपने बायोमेट्रिक्स जो उनसे हैं फॉर वीज़ा एप्लीकेशन दे दिए, मोबाइल कैमरे के थ्रू दिए। उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि वो क्या प्रोसीजर था और कैसे था। लेकिन इस व्लॉग को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा, और इस वीडियो के अंदर जो असल मकसद है बताने का, कि अगर आपने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के थ्रू जाना है, तो सबसे पहले तो वो लोग लें जिन्होंने लास्ट ईयर लोगों को सर्विसेज दी हैं, जो अपने हाजियों को हज पे लेके गए। दूसरे उनके जो हाजी, उनका फीडबैक लें कि उनका कैसा फीडबैक है, और उसके बाद आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर को पेमेंट करें। और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि जी आप अपने टूर ऑपरेटर के साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग या कन्वीनियंस है, जैसे मैंने कहा था कि जी मैं आपको एडवांस में चेक दे रहा हूँ, पेमेंट नहीं दे रहा जब तक मेरा वीज़ा नहीं लग के आता। 2-3 ने तो इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था, जो 2 थे वो एग्री हुए थे, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल थे। तो मैं तो थोड़ा-सा इस तरह के फ्रॉड से बच गया। मेरे इल्म के मुताबिक इस वक़्त हज़ारों लोग हैं जो 2025 में मेरे साथ हज के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनके पैसे अभी तक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास फँसे हुए हैं। तो प्राइवेट हज के अंदर थोड़ी कन्वीनियंस ज़्यादा है। किन-किन स्टेप्स पे कन्वीनियंस रिक्वायर्ड, और सरकारी और प्राइवेट हज में क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और फिर अगली वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं फिर वहाँ की लाइव जो वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की हैं, कुछ वो भी साथ-साथ ऐड ऑन करता जाऊँगा। तो इसके साथ ही जुनैद खालिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।